ટુ एक्यूरेट लर्निंग साचू सीखिए साची रीते सीखिए। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम सत्र यूनिट 4 उठो धरा के अमर सपूतों का अभ्यास और स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिट 4 उठो धरा के अमर सपूतों, उसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। साहित्य स्वरूप समूहगान। अभ्यास प्रश्न 1 आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इस काव्य पंक्ति में भारत देश के लोगों की तुलना मुरझे हुए सुमनों यानी कि पुष्प से की गई है। भारत देश कई सालों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा था, इसलिए लोगों में एक निराशा व्याप्त है। आपको इस निराशा को मुस्कान में परिवर्तित करना है और लोगों में जोश भरकर कुछ नया निर्माण करना है। प्रश्न 2 कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि ने देश के सपूतों को देश का नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। देश को नई उमंग, नए तरंग, नई आस से भर दो। ज्ञान की रोशनी से नवयुग का आह्वान करो और देश को एक नए युग में ले जाओ। प्रश्न 3 हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, सरकारी इमारतें, नदियाँ, पानी, बिजली, जंगल, अभयारण्य आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उसकी सुरक्षा के लिए हम किसी भी सरकारी इमारत या रेल संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, उसका जतन करेंगे। हम पानी और बिजली का अपव्यय रोकेंगे, लोगों को इसका महत्व समझाएंगे। जंगल की सुरक्षा और जंगल का विस्तार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। स्वाध्याय प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि धरा के अमर सपूतों से चाहते हैं कि वे देश का नवनिर्माण करें, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, युग युग के मुरझे फूलों को नई मुस्कान दे, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगरूपी उद्यान को गुंजित करे, ज्ञान रूपी दीपक से नवयुग का आह्वान करे। दूसरा, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि युग युग से मुरझे फूलों में नई मुस्कान देखना चाहते हैं। कवि ने यहाँ लोगों के हृदय में सदियों से जो निराशा छाई हुई है, उसकी तुलना मुरझे फूलों से की है। कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय में उम्मीद की नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तीसरा, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण के लिए मैं अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूर्ण करूँगा। फिर मैं खुद देश के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसे अच्छी तरह से निभाऊंगा। मैं एक ऐसी स्कूल बनाऊंगा जो कम से कम खर्च में उत्तम शिक्षा दे। मेरी स्कूल के छात्रों में शिक्षा के साथ राष्ट्र भावना का भी विकास करूंगा। हम इस स्कूल के माध्यम से कई सारे सेवा के कार्य करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। हम लोगों में नया उत्साह भरकर नवयुग का निर्माण करेंगे। चौथा, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? मैं अपने हृदय में से निराशा को दूर कर दूंगा। मैं पुराने विचारों को छोड़कर नई उमंग, नया तरंग, नई आस से अपना जीवन भर दूंगा। मैं देश के लोगों में भी नई मुस्कान भरूंगा। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और देश सेवा के कार्य करूंगा। मैं लोगों को जागृत करूंगा और नवयुग का निर्माण करूंगा। प्रश्न 2 दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यह काव्य पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 25 पर दिया गया है। उसको पढ़कर यह प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमारे रास्ते में आने वाली मुश्किलों से हमें डरना नहीं चाहिए। अपने रास्ते पे डटे रहना चाहिए। जो अपने मार्ग पे अटल रहता है वही सफल हो सकता है। दूसरा, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तीसरा, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय सभी बाधाओं से लड़ा, अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों का डटकर सामना किया, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथा, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में कई सारी मुश्किलें आती है, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। यदि हम अपने मार्ग पर अटल रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। पांचवा, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। शीर्षक हिमालय का संदेश, सफलता की पूंजी। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। शब्द यह है: फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 25 पर चित्र दिया गया है। घने घने बादल गरजे, बारिश आई, वृक्ष फूल को नहलाने आई, तितली ने अपनी पंख फैलाई, बारिश आई। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। सत्य और अहिंसा का संदेश सारे जग में फैलाऊंगा। स्वच्छ भारत का स्वप्न उनका पूरा करके दिखलाऊंगा। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। पहला, सोना कीमती धातु है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, धातु जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, गंगा पवित्र नदी है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, उमंग दौड़ रहा है। उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा, दल जा रहा है। दल समूहवाचक संज्ञा। पांचवा, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, भय भाववाचक संज्ञा, जंगल जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित एकवचन वाक्यों को बहुवचन वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। पहला, मुझे लुटेरे का डर था। हमें लुटेरों का डर था। दूसरा, पक्षी ने उड़ान भरी। पक्षियों ने उड़ान भरी। तीसरा, उसने मुझे मिठाई दी। उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। निम्नलिखित एकवचन वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके फिर से लिखिए। याद रखें, भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर यह जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। पहला, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। विज्ञान ने दूरियां कम की है। नदी की लंबाई अधिक है। नदी की लंबाइयाँ अधिक है। योग्यता विस्तार। शिक्षक की मदद से प्रकृति के तत्व पर आधारित काव्यों का संकलन कीजिए। दैट्स इट। जो તમે હજુ સુધી એક્યુરેટ લર્નિંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બેલ આઇકનને હિટ કરી નોટિફિકેશનના ઓલ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી દો જેથી નવા વિડીયોના અપડેટ્સ રેગ્યુલરલી મળતા રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સી યુ સૂન.